हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सभी का स्वागत है। सतीश जी अपने कमरे में बैठे खास रहे थे। तभी उनकी बहू किरण उनके कमरे में आई और हड़बड़ी में उनके ऊपर एक साफ कुर्ता पैजामा फेंकते हुए बोली, जल्दी से नहाकर ये कपड़े पहनकर तैयार हो जाइए। मेरे पापा ने अचानक से घर आने का प्रोग्राम बनाया है। उनके सामने इस तरह गंदे बनकर जाएंगे क्या? आप जाइए, जल्दी से नहा लीजिए। मैंने पानी गर्म कर दिया है। सतीश जी पिछले 6 दिनों से नहाए नहीं थे क्योंकि ठंड में ठंडे पानी से नहाने की उनकी हिम्मत नहीं होती थी और बहू पानी गर्म करके उन्हें देती नहीं थी। वो कहती थी कि आपके लिए पानी गर्म करके मैं बिजली का बिल बर्बाद नहीं करूँगी। इसीलिए वो बिना नहाए ही रह गए थे। इधर कुछ दिनों से उन्हें बुखार भी था और तबीयत भी ढीली चल रही थी, इसीलिए भी वो नहा नहीं पा रहे थे। मेरठ में इतनी ज़्यादा ठंड पड़ रही थी कि स्कूल में छुट्टियां तक कर दी गई थी। ऐसे में उन्हें भी बहुत ठंड लग रही थी। उनके पास एक पुरानी जैकेट थी, वो भी फट गई थी। उन्होंने बहू से कहा कि मुझे एक नई जैकेट खरीद तो दो। वो कहने लगी कि आप अपनी शॉल ओढ़कर काम चला लीजिए और घर में फटी हुई जैकेट भी तो आप पहन ही सकते हैं। लेकिन जैकेट इतनी फट गई थी कि उन्हें पहनते हुए शर्मा रहे थे, क्योंकि जब वो आंगन में धूप सेकने के लिए बैठते थे तो कोई ना कोई उनसे मिलने के लिए चला ही आता था और अपने दोस्तों के सामने फटी हुई जैकेट पहनने में उन्हें शर्म आती थी। दिन भर तो धूप के सहारे वो किसी भी तरह काट लेते थे, लेकिन रात को उन्हें बहुत ज़ोर की ठंड लगती थी। उनका कंबल भी काफ़ी पुराना और पतला हो गया था और बहू उन्हें गर्म कपड़े के नाम पर कुछ भी देने के लिए तैयार नहीं थी। उनका बेटा पुलिस में था, वो देश की सेवा में तत्पर था। वो ना तो उन्हें कुछ बताकर तनाव में डालने चाहते थे और ना ही वो चाहते थे कि बेटे बहू का घर खराब हो। इसीलिए वो चुप्पी धार कर किसी तरह जीवन के दिन काट रहे थे। उन्होंने बहुत गरीबी भरे दिन देखे थे। वो लोगों के खेतों में मजदूरी का काम किया करते थे। वो ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया। जब बेटा पुलिस में गया तो पूरे गांव में उन्होंने मिठाई बंटवाई थी। फिर बहू घर आई, घर में खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। पोते के जन्म के समय तो उन्होंने पूरे गाँव को खाना करवा दिया था। अब वही इंसान पत्नी के गुजरने के बाद एकदम असहाय सा हो गया था। बहू तो उन्हें कुछ समझती ही नहीं थी। जब तक उनके हाथ पैर चलते रहे तब तक बहू उनसे घर का खूब काम करवाती थी, बाजार भेज दिया करती थी। लेकिन अब वो काम नहीं कर पाते थे तो बहू उनसे चिड़ी हुई सी रहती थी। घर में जितनी भी खाना बचता था वो सारा खाना फ्रीज में रख कर उन्हें ठंडा खाना ही देती रहती थी। एक दिन जब उनके 9 वर्षीय बेटे रवि ने देखा कि दादाजी ठंडे में भी ठंडा खाना खा रहे हैं तो बैठा कि दादाजी ठंडा खाना क्यों खाते हैं। तब उसकी माँ कहने लगी कि दादाजी को गर्म खाना खाने से गैस हो जाती है ना, इसीलिए उन्हें ठंडा खाना ही पसंद है। वो अपने दादाजी के पास गया और कहने लगा, क्या सच में आपको ठंडा खाना पसंद है? वो पोते को क्या जवाब देते, इसीलिए चटकारे लेकर दाल चावल खाते हुए कहने लगे, बेटा भगवान की कृपा से जो भी अन्न थाली में आए उसे स्वाद लेकर ही खाना चाहिए। बोलते बोलते उनकी आंखों में आंसू छलक आए थे। उन आंसुओं को उन्होंने पोते से छुपा लिया था। इसी तरह जब वो उन्हें भयंकर ठंड में भी एक पतली शॉल लपेटे हुए देखा तो अपनी माँ से पूछता कि दादाजी को ठंड नहीं लगती क्या? तब वो उसे टालने के लिए कह देती थी कि दादाजी बहुत स्ट्रांग है, उन्हें ज़्यादा ठंड नहीं लगती। रवि को लगता था कि माँ दादाजी के लिए जो भी कर रही हैं वही सही है। आज जब उनके नाना जी अचानक से घर आए तो वो नाना जी को देखकर बहुत खुश हुआ और उनकी गोद में चढ़ गया। नाना जी उनके लिए कपड़े, मिठाई और खिलौने लाए थे। वो तो बहुत खुश था। अपने पिताजी को मेहमानों वाले कमरे में बिठाकर किरण जल्दी से रसोई में गई और दाल में छौंक लगाने लगी। गर्मा गर्म मूंग और अरहर की दाल में तड़के खुशबू से पूरा घर महक गया था। ससुर जी को तो उसने पहले ही खाना खिला दिया था। उसके पिताजी ज़रा देर से आए थे।
तो उसने फिर से अपने पिताजी के लिए गर्मा गर्म खाना बना लिया था। जब वह कमरे में खाना लेकर आई तो गर्मा गर्म दाल चावल, आलू की भुजिया, आलू गोभी मटर की सब्जी देखकर शर्मा जी खुश होते हुए बोले, वाह बेटा, सब कुछ तुमने मेरी पसंद का ही बनाया है। किरण चहकुटी बोली, बाबूजी, मीठे में गुलाब जामुन भी है, पहले आप खाना खा लीजिए। रवि भी वहीं पर बैठा हुआ था। गर्मा गर्म दाल चावल देखकर वो अचानक से बोल पड़ा, माँ, तुमने शायद नाना जी को गलती से गरम दाल चावल दे दिया और उन्होंने तो मोटी जैकेट पहन रखी है। दादाजी तो कपकपाती ठंड में भी एक पतली सी शॉल से काम चला लेते हैं और फ्रिज में रखा हुआ ठंडा दाल चावल भी चटकारे लेकर खाते हैं। सबके सामने अपनी पोल खुलते हुए देखकर बहू का चेहरा पीला पड़ गया। वह शक पकाते हुए बोली, रवि, तुम कुछ भी बोलते हो। फिर अपने बाबूजी से बोली, बाबूजी, आप खाना खाइए ना, कहाँ इस शैतान की बातें सुनने में लग गए हैं। ये तो दिन भर कुछ न कुछ बोलता ही रहता है। इतना कहकर वो रवि को खींचकर कमरे से बाहर लेकर जाने लगी। तब शर्मा जी उठ खड़े हुए और कहने लगे, रुको किरण, रवि इतना भी बकवास नहीं करता। फिर उन्होंने रवि को अपने पास बुलाया तो वह दौड़कर उनकी गोद में चढ़ गया। वो पूछने लगे, क्या हुआ बेटा, तुम्हारे दादाजी गर्म खाना नहीं खाते क्या? तो रवि मासूमियत से कहने लगा, हाँ नाना जी, माँ कहती हैं कि गर्म खाना खाने से दादाजी को गैस हो जाती है, इसीलिए वो फ्रिज में पड़ा हुआ बासी पुराना ठंडा खाना ही खाते हैं। माँ ये भी बोलती है कि दादाजी बहुत स्ट्रांग है, उन्हें ठंडी नहीं लगती है, इसलिए उन्हें नई जैकेट देने की ज़रूरत भी नहीं है। चेयर पर बैठे हुए सतीश जी झेप गए कि रवि ने तो समधी जी को सब बता दिया। उनकी आंखों में आसमान के आंसू आने लगे कि वह क्या सोचेंगे कि इस घर में मेरी कोई औकात ही नहीं है। वो उठकर कमरे से बाहर जाने लगे तो शर्मा जी ने उन्हें रोकते हुए कहा, रुकिए समधी जी, आप कहाँ चल दिए? अब तो किरण की सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी। शर्मा जी ने उससे डांटते हुए कहा कि ये सब मैं क्या सुन रहा हूँ? क्या तुम अपने ससुर जी के साथ इतना बुरा व्यवहार करती हो? अरे वहाँ पर मेरे बेटे बहू मेरा ध्यान रखते हैं तो मैं सोचता हूँ कि मेरा बुढ़ापा कितना अच्छे से बीत रहा है। वहाँ मेरी बेटी भी अपने ससुर जी का ऐसे ही ध्यान रखती है। फ़ोन पर तो तुम बहुत बड़ी बड़ी बातें करती थी कि तुम अपने ससुर जी का ध्यान रखती हो, उन्हें दवाइयाँ देती हो, समय पर उन्हें डॉक्टर के पास चेकअप करवाने के लिए ले जाती हो, तो फिर ये सब क्या है? अब किरण ने अपनी आंखें चुरा ली। वो तो सोचती थी कि घर में कोई देखने वाला नहीं तो वह अपने ससुर जी के साथ दुर्व्यवहार करती रहेगी और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। वो ससुर जी की चुप्पी को उनकी कमज़ोरी समझती थी कि वो भी तो अपने बेटे से शिकायत नहीं करते हैं, इसीलिए दिन पर दिन उनकी हिम्मत बढ़ती चली गई थी। लेकिन आज अचानक से पिताजी ने आकर सब कुछ अब खुद अपनी आंखों से देख लिया था और उन्हें ये भी अंदाज़ा नहीं था कि रवि इन सारी चीज़ों को इतनी बारीकी से देख रहा है। शर्मा जी अपनी बेटी को डांटते हुए बोले कि रवि ने अभी जो भी देखा है उसके मन पर इस बात की गहरी छाप पड़ी है। बड़ा होने के बाद कहीं ये भी तुम्हारे साथ ऐसा ही व्यवहार ना करने लगे। एक समय के बाद अगर बुजुर्ग बच्चों पर निर्भर हो जाते हैं तो बच्चों को अच्छे से उनकी देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि एक समय के बाद जवान इंसान भी बूढ़े हो जाते हैं और तब उन्हें भी ऐसे ही देखभाल की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन तुम लोगों को लगता है कि अपनी देखभाल वृद्धाश्रम में करवानी है, तभी तुम लोग आज परिवार को खोखला किए जा रहे हो। रवि जैसे बच्चे जब बड़े होंगे तो सीधे तुम लोगों को वृद्धाश्रम का रास्ता दिखाएंगे और तब तुम्हें पता चलेगा कि माता पिता कितनी मेहनत से बच्चों को बड़ा करते हैं। जब वो बुढ़ापे में उनके साथ दुर्व्यवहार करें तब उन्हें कैसा लगता है। तुमसे अपने ससुर जी की देखभाल नहीं होती तो तुम रहो अपने घर में आराम से। मैं इन्हें अपने साथ लेकर जाता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि कम से कम मेरा बेटा बहू बुजुर्गों की सेवा करना जानते हैं। शायद मेरे ही संस्कारों में कोई कमी रह गई होगी जो मेरी बेटी ऐसी निकली। कहते कहते उनकी आवाज़ रुक गई थी तो सतीश जी उनके पास आए और उनके कंधे पर हाथ रखते हुए बोले कि
मेरी वजह से आप अपनी बेटी को गलत मत समझिए। बहू अभी नादान है, वैसे ये मेरा बहुत ध्यान रखती है, बस कभी कभार इससे भूल हो जाती है। मैं अपने बच्चों को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। शायद मेरी किस्मत में यही सब लिखा होगा, इसीलिए मेरे साथ ये सब हो रहा है। तभी उन्हें अपने पैरों पर कुछ गीला गीला टपकता हुआ महसूस हुआ। उन्होंने नीचे देखा तो हैरान रह गए, क्योंकि किरण उनके पैर पकड़कर रोई जा रही थी। वो घबराकर पीछे हुए और उन्होंने किरण को उठाकर खड़ा किया। किरण हाथ जोड़कर भरे हुए गले से बोली, बाबूजी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने आपको कितना सताया, आपके खाने पीने में भी कमी की, आपको ठंड से कांपने पर मजबूर किया। फिर भी आज मेरे बाबूजी के सामने आप मुझे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं शायद डांट खाने के लायक हूँ। बाबूजी, आपने बड़ापन दिखाया और मेरे पति को भी कभी कुछ नहीं कहा और मैं गलती करती चली गई। लेकिन मैं वादा करती हूँ कि आगे से मैं आपका ध्यान रखूँगी। और रवि, तुम भी मुझे माफ़ कर दो। मैंने दादाजी का ध्यान ठीक से नहीं रखा। मैं आज तक जो भी कर रही थी सब गलत कर रही थी, लेकिन आज के बाद से मैं तुम्हें दिखाऊंगी कि बुजुर्गों का ध्यान कैसे रखा जाता है। वैसे तो शर्मा जी काफ़ी गुस्से में थे, लेकिन उन्होंने बेटे को माफ़ कर दिया। शाम तक वो तो वहाँ से चले गए थे, लेकिन उन्होंने आज अपनी भटकी हुई बेटी को सही राह दिखाई थी। तो अब सतीश जी का बुढ़ापा भी सुख से बीतने लगा था। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि आने वाली अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।